हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 37वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सगाई की रस्म खत्म होने के बाद कुकी और आश्विक पहले पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। फिर दादा दादू मिस्टर जैन, कुकी और आश्विक इशिका जी के भी पैर छूते हैं। तो इशिका जी दोनों को गले लगाकर कहा, बहुत बहुत मुबारक हो, हमेशा खुश रहना मेरे बच्चों। आश्विक फिर यतीश के गले लगता है तो यतीश उसकी पीठ थपथपा कर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, ख्याल रखना उसका। आश्विक के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है। इशिका जी ने घर जाने को कहती है तो स्वामी जी उन्हें लंच करने के जाने का बोलकर फोर्स करती है। इशिका जी उनकी बात नहीं काट पाती और वो रुक जाती है। अब तो दोपहर हो चुकी थी। सभी डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। तभी राह को लेकर कुकी डाइनिंग हॉल में आती है और उसे चेयर पर बैठाते हुए बोली, नाराज़गी अपनी जगह है छोटी, और खाना अपनी जगह। अपनी नाराज़गी को खाने पर मत निकालो, चुपचाप खाना खाओ। राहा बस हाँ में गर्दन हिलाती है। राहा को देखकर आश्विक ने कहा, आई एम सॉरी राहा, मुझे सच में नहीं पता था। मुझे लगा तुम और अहान दोनों मिलकर कुकी को गायब कर दिए हो। राहा बस फीकी मुस्कान मुस्कुरा देती है। तभी यतीश राहा के बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और वो टेबल के नीचे से उसके हाथ पकड़ लेता है। राहा की तो सांसें अब अटक जाती है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। उसे ऐसे देखकर आश्विक की दादी ने कहा, राहा क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? राहा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए अजीब तरह से हाँ में गर्दन हिलाती है। इशिका जी ने शरारत से कहा, माँ जी, जब बगल में कांटा हो तो चुभेगा ही ना। ये सुनकर राहा झेप जाती हैं और स्वामिनी जी मुस्कुराते हुए यतीश को देखकर ना में गर्दन हिलाती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? यतीश ने कहा तो राहा ना में सर हिला देती है। लुक एट मी राहा, आई सेड, मेरी तरफ देखो, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? तुम रो क्यों रही थी? यतीश अपनी भौहें चढ़ाकर कहा तो कुकी बोली, देखिए ना यतीश सर, सुबह से भूखी है, कुछ खाए पिए बिना काम कर रही थी। अब दोपहर हो चुकी है, भूखी प्यासी ही घूम रही है। यतीश ने तिरछी मुस्कान लिए कहा, कोई बात नहीं, मैं तो इसे अपने स्टाइल में खाना खिलाऊंगा। राहा का सर और नीचे हो जाता है। अरे कितना परेशान करोगे मेरी छोटी सी भाभी को, बेचारी को खाना तो खाने दो यार। आदि ने कहा तो सब चुपचाप खाने लगते हैं और यतीश उसे घूर कर देखने लगता है। लंच खत्म करके आश्विक और उसके परिवार वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब तक सब थक चुके थे। आज का दिन सबके लिए बहुत स्ट्रेसफुल था, इसीलिए सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। रात के वक्त राहा विंडो के पास अपना सर दीवार पर टिकाए गुमसुम सी खड़ी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और बाहर से यतीश रूम में आता है। लेकिन राहा इस तरह खुद में खोई हुई थी कि उसे अंदाज़ा ही नहीं रहा कि कब यतीश उसके नज़दीक आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? कुकी की सगाई आश्विक से हो गई, इसीलिए तुम नाराज़ हो क्या? मैं देख रहा हूँ आज तुम मुझे बहुत इग्नोर कर रही हो। ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने राहा कि तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही हो? यतीश राहा के होठों के खिलाफ जाकर कहा तो राहा थोड़ा हड़बड़ा जाती है और वो हैरानी से यतीश को देखने लगती है। आप कब आए? राहा ने कहा और यतीश की तरफ देखे बिना वो वहाँ से जाने लगती है। यतीश राहा की कलाई पकड़कर एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे राहा जाकर सीधा उसके चेस्ट से टकराती है। क्यों इग्नोर कर रही हो, वजह तो बताओ, यतीश ने कहा तो राहा उसके सीने पर हाथ रखकर उसे थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करती है और कबड़ खोलकर यतीश के कपड़े निकालते हुए बोली, आप पहले जाकर फ्रेश हो जाइए। यतीश राहा के हाथ से कपड़े छीनकर गुस्से से बेड पर फेंक देता है और झट से राहा को अपनी गोद में उठा लेता है। राहा फिर भी खामोश रहती है। हालांकि उसकी धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन वो ऐसा प्रिंटेड कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यतीश राहा को कमरे से बाहर ले आता है तो राहा हड़बड़ा कर बोली,
कोई देख लेगा ना यतीश, हमें नीचे उतारिए। यतीश ने कहा, "श्श्श।" यतीश राहा को वहाँ से सीधा टेरेस पर ले जाता है। राहा टेरेस के चारों तरफ देखती है तो वो हैरान रह जाती है। टेरेस के एक कोने में फर्श पर गद्दे बिछाए थे और कुछ पॉपकॉर्न के बकेट्स रखे थे। गद्दों के बीचों बीच एक बड़ा सा टेडी बियर था जिसके बेली पर लिखा हुआ था, "जस्ट फॉर यू माई लव"। राहा उचक कर यतीश की गोद से नीचे उतर जाती है और उस बड़े से टेडी बियर को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, "इतना बड़ा टेडी बियर, ये कितना क्यूट है ना यतीश"। यतीश राहा को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, "जस्ट लाइक यू माई लव"। यतीश के होठों से खुद के लिए माई लव सुनकर एक पल के लिए तो राहा सुन्न रह जाती है। न जाने राहा कितनी बार खुद को ही यतीश को सौंप चुकी थी, न जाने कितनी रातें उसने यतीश के साथ सारी हदें पार की थी। यतीश ही वो पहला लड़का था जो राहा के जिस्म के हर कोने को छू चुका था, अपने होठों से उसे महसूस किया था, लेकिन आज तक उसने उसे कभी राहा को माई लव, माई लाइफ, माई जान, जानम ऐसा कुछ नहीं कहा था। यतीश राहा को गद्दे पर लेटा देता है और खुद उसके बगल में लेट जाता है। दोनों आसमान की तरफ देख रहे थे। आसमान में चांद और तारे बादल के साथ आँख मिचौली खेलते हुए उन पर दुधिया रोशनी बरसा रहे थे। "यू नो व्हाट राहा, आई लाइक स्टार्स, दे आर सो प्रिटी एंड दे कीप शाइनिंग ऑल टाइम"। यतीश ने आसमान में चमकते हुए सितारे को देखकर कहा तो राहा बस मुस्कुरा देती है। "You know why I like star? Because you are my star, my shining star"। यतीश करवट बदलकर अपना सर कोहनी पर टिकाकर एकटक राहा के चेहरे को देखते हुए कहा। राहा बगल के बकेट से पॉपकॉर्न उठाकर यतीश की आंखों पर मारती है, जिसे यतीश झट से अपनी आंखें बंद कर लेता है तो राहा खिलखिलाकर हंसने लगती है। "एक बात पूछूं"। राहा धीमी आवाज में बोली और बोली, पूछो"। यतीश ने कहा, "क्या आप हमसे प्यार करते हैं"। राहा ने नजरें चुराते हुए कहा तो यतीश उसे घूरते हुए बोला, "ये अचानक से तुम्हें हो क्या गया है, प्लीज़ बताइए ना"। राहा ने तड़प कर कहा, "क्या क्या हुआ है राहा तुम्हें, तुम अचानक से ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो"। यतीश भौहें तान कर कहा, "ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है यतीश"। राहा कांपते होठों से बोली। यतीश एक नज़र राहा को देखकर इमोशनल लेस चेहरे के साथ कहा, "आई डोंट नो"। राहा के दिल में एक तेज टीस चुभने लगती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है और आंसू का कतरा लुढ़क आता है। "हे राहा, तुम रो रही हो"। यतीश राहा की आंख से आंसू साफ करते हुए कहा तो राहा उसका हाथ झटक कर नजरें फेर लेती है। राहा बोली, "क्या आपकी ज़िंदगी में मेरी इतनी ही हैसियत है यतीश"। व्हाट। यतीश हैरानी से कन्फ्यूज़न के मिले जुले भाव से कहा, "क्यों यतीश, क्या कमी है हम में, क्या हम लड़कियों की तरह खूबसूरत नहीं, क्या हम प्यार करने के लायक नहीं"। यतीश, "आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही बन जाएंगे, आप जिस रंग में हमें डालना चाहेंगे हम उस रंग में ढल जाएंगे"। राहा ने कहा, "आप बस हमें इतना बता दीजिए, ये क्या आपको मॉडर्न लड़कियां पसंद है जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती है, अपने चेहरे पर ढेर सारा मेकअप करती हैं? तो फिर ठीक है यतीश, हम भी आपके लिए वैसे ही छोटे कपड़े पहनने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप हमें प्यार करेंगे"। "आपको शर्म आती है यतीश हमें दुनिया के सामने अपनाने से, हमें अपनी बीवी मानने से, क्योंकि हम सलवार सूट और साड़ी ये सब पहनते हैं। हम ये सब पहनना छोड़ देंगे यतीश, और लड़कियों की तरह हमें भी इंग्लिश में बात करनी आती है। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, हम आपको कभी आपके दोस्तों के सामने या आपके ऑफिस में या कहीं भी आपको जलील होने नहीं देंगे। और रही बात आपके फ़िज़िकल नीड की, तो क्या हम आपको बिस्तर पर सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, तो फिर बिस्तर पर हम आपको पूरा सेटिस्फाइड भी कर देंगे। कभी आपको खुद के करीब आने से नहीं रोकेंगे। आप जब चाहे तब बिस्तर पर हमें अपने नीचे सुला सकते हैं यतीश, लेकिन प्लीज़ अब आप हमारे हिस्से का प्यार किसी और को मत देना, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे यतीश, हम टूट जाएंगे, खुद को मिटा देंगे हम"। यतीश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। राहा की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो यतीश को किस कदर चाहने लगी है, बस वो बोल नहीं पाती थी। यतीश राहा को अपने सीने से लगाता है।
राहा बोली, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें डांट लेना यतीश, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी जगह किसी और को मत देना। यतीश इस वक्त खामोश था और धीरे धीरे राहा के बालों में हाथ चला रहा था। थोड़ी देर बाद राहा रोते हुए अपना चेहरा यतीश के सीने में बार बार रब कर रही थी, जिससे यतीश को गुदगुदी हो रही थी। यतीश आसमान की तरफ देखकर मीठी सी मुस्कान लिए कहा, राहा, आंसू पोंछने के बहाने तुम नाक तो नहीं पोंछ रही हो ना। यतीश राहा को अपनी तरफ पलटते हुए कहा, ए पागल लड़की, मेरी तरफ तो देखो ना। राहा तिरछी नज़रों से यतीश को देखती है। यतीश राहा के गाल पर किस करके कहा, राहा, तुम्हें पता है, जब मैंने पहली बार तुम्हें तुम्हारे चाचा के घर पे देखा था ना, मेरे जहन में बस एक ही बात चल रही थी, क्या सादगी में भी लड़की इतनी खूबसूरत हो सकती है? कोई सादगी में भी इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती है? लॉन्ग सूट, गले में लंबा सा दुपट्टा, माथे पर बिंदी, लंबे बाल, उस अदा का तो कोई भी कायल हो जाए। राहा एकटक यतीश की आंखों में देख रही थी। मैं भी मुंबई में 6 मिलियन से भी ज़्यादा लड़कियां होंगी। हर वक्त लड़कियों के बीच घिरा रहता हूँ जो हमेशा अपने फैशनेबल कपड़े, चेहरे पर मेकअप में रहती हैं। अगर घर से बाहर जाओ तो वैसी लड़कियां लाखों मिल जाएंगी रहा, लेकिन तुम उन लाखों में से एक हो, सबसे डिफरेंट, सबसे अलग, सबसे यूनिक। तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारी अदा तुम्हें सबसे डिफरेंट बनाती है। अगर तुम भी उन सब जैसे बन जाओ तो शायद यतीश मुझे तुम्हें भी इग्नोर कर देगा, जैसे सब लड़कियों को करता है। राहा गौर से यतीश को सुन रही थी। यतीश उठकर बैठते हुए कहा, राहा, तुम सेटिस्फेक्शन मटेरियल नहीं हो कि मुझे सेटिस्फाइड करती फिरो। मैं तुम्हें अपनी आगोश में लेता हूँ तो अपनी हवस मिटाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें प्यार करने के लिए। पता नहीं क्यों राहा, लेकिन जितनी बार मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, तुम्हारे लिए मेरा प्यार और बढ़ता ही जाता है। ऐसा लगता है मैं पहली बार तुम्हारे करीब जा रहा हूँ। Why Raha? Why you always make me fall for you? यतीश राहा को बिठाकर उसके गले से दुपट्टा निकालता है और उसके सर पर रखता है। राहा इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी, बिल्कुल एक डॉल की तरह। यतीश राहा के माथा चूमकर कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो राहा कि तुम्हें सजने संवरने या मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सादगी में भी तुम बहुत कहर ढाहती हो। हर लड़की की वो पसंद लड़कियां नहीं होती है राहा, जो उनके करीब जाते ही अपने कपड़े निकाल कर बेलिबास हो जाए। लड़कों को तो वो लड़कियां पसंद आती है जो उनके करीब जाते ही हया से उल्की पड़ के झुक जाए, शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाए, जैसे तुमने अभी अपनी पलकें झुका रखी हैं। अरे प्यार करने में मज़ा तब आता है जब लड़का बेशर्मी पर उतर जाए और लड़की शर्मसार हो जाए। उस वक्त प्यार करने का मज़ा ही कुछ और है। यतीश ने बेशर्मी से कहा और अपनी आंखें बिन करता है। राहा से जब अपने दिल का शोर बर्दाश्त से बाहर हो उठा तो वो उठकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन यतीश उसकी कलाई पकड़कर झट से अपने ऊपर खींच लेता है, जिससे राहा उसके सीने से टकरा जाती है। यतीश राहा को गद्दे पर लेटाता है, जिससे सर का दुपट्टा नीचे गिर जाता है और राहा की सांसें गहरी हो जाती है। यतीश राहा के पेट के सूट को ऊपर करता है और अपने होठ से उसके नवल पर रखता है। राहा कसकर आंखें बंद करके यतीश के कंधे को दोनों हाथों से जकड़ लेती है। यतीश राहा के नेवल पर बाइट करता है, जिससे राहा कराह उठती है। यतीश राहा को गले लगाकर उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लेता है। चांद की दुनिया रंग के नीचे वो दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए थे कि उन दोनों के बीच हवा गुजरने का भी फासला न था। तभी कुकी और डॉक्टर नैना एक दूसरे से बातें करते हुए टहलते हुए टेरेस पर आ गए थे। नैना ने कहा, अगर आपको किसी भी फालतू चीज़ें खाने की क्रेविंग हो या फिर स्ट्रीट फूड या जंक फूड, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि ऐसे खाना हाइजीनिक होता है। ये आपके और बेबी दोनों की तबीयत के लिए बिल्कुल सही नहीं है।
जी, कुकी ने धीमी आवाज़ में कहा। कल हॉस्पिटल आकर अपने डाइट चार्ट ले जाना, क्योंकि प्रेगनेंसी पीरियड पर एक प्रॉपर डाइट की सख्त ज़रूरत होती है। नैना ने कहा। ठीक है, कुकी बोली। तभी उन दोनों की नज़र एक साथ राहा और यतीश पर पड़ती है। राहा का चेहरा यतीश के सीने में छुपा हुआ था और उसका हाथ यतीश के बालों में उलझा हुआ था। यतीश उसका चेहरा राहा के गर्दन में छुपाकर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। पता नहीं कहाँ से टहलते हुए प्रेम और आहान भी टेरिस पर टपक पड़ते हैं। चारों उन दोनों को देखकर आंखें ऐसे फाड़ रहे थे मानो उनकी आंखें अभी बाहर ही आ जाएंगी। कुकी के गाल लाल हो चुके थे। नैना गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। प्रेम और आहार दोनों कब से उन दोनों से नजरें फेर चुके थे। कुकी अपना गला साफ करने की कोशिश करते हुए मुस्कुराकर बोली, डॉक्टर नैना, लगता है हम गलत पथ पर आ गए हैं। कुकी की आवाज़ सुनते ही राहा और यतीश झट से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन राहा के सूट जो उसके पेट पर था। राहा जल्दी से खड़ी होकर हड़बड़ाते हुए अपने कपड़े ठीक करने लगती है। इधर यतीश नजरें इधर उधर करके बार बार अपनी शर्ट के बाजू चढ़ा रहा था। प्रेम और आहान बंदर की तरह यतीश को देख रहे थे। तभी प्रेम ने राहा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई आहान, ये लोअर और टी शर्ट में दुपट्टा ओढ़ने का क्या स्टाइल है? कौन सा है ये? क्या ये नया ट्रेंडिंग चल रहा है? राहा सकपका जाती है। यतीश की आंखें भी चौड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके गले में राहा का दुपट्टा था। यतीश झट से दुपट्टा निकाल कर राहा की तरफ फेंकता है। प्रेम फिर से मुस्कुराकर कहा, यार आहान, तू लिपस्टिक कब से लगाने लगा है? आहान हैरानी से कहा, प्रेम भाई पागल हो गए हैं क्या आप? भला मैं क्यों लिपस्टिक लगाने लगा? आहान हैरानी से कहा, प्रेम भाई पागल वागल हो गए हैं क्या आप? भला मैं क्यों लिपस्टिक लगाने लगा? प्रेम ने कंधे उचकाकर कहा, तो वो तो तुझे ही पता होगा ना, होठों पर लिपस्टिक है या लिप बाम, ये तो तुझे ही मालूम होगा ना। राहा शर्म से नजरें चुराने लगती है, क्योंकि यतीश के होठों पर राहा के लिपस्टिक लगे हुए थे और यतीश इस बात को समझ नहीं पा रहा था। यतीश सवालिया नज़रों से राहा को देखता है तो राहा अपने होठ पर उंगली रखकर उसे इशारों से समझाती है। यतीश अपना सर पीट लेता है और अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर जल्दी से अपने होठों को साफ करता है। आहान राहा को देखकर मीठी सी मुस्कान लिए कहा, प्रेम भाई यार, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। आप सिर्फ बीवी के ही इशारे समझेंगे क्या? कभी कभी हमारे इशारे भी समझ लिया करो ना। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, यतीश गुस्से में कहा। हालांकि वो खुद असहज हो गया था। अरे कोई ना भाई, रोमांस करने के बहुत फ़ायदे होते हैं, है ना डॉक्टर नैना? और इंडिया में रोमांस के लिए तो टैक्स भी नहीं भरना पड़ता। सो जस्ट चिल यार, प्रेम आहान के कंधे पर हाथ रखकर कहा। यतीश खा जाने वाली नज़रों से उन दोनों को घूर रहा था। कहाँ वो राहा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए उसे यहाँ लेकर आया था, और पता नहीं कहाँ से ये सारे लोग कबाब में हड्डी बनकर टपक पड़े। चलो, यतीश गुस्से से उन दोनों को धकेलते हुए वहाँ से ले जाता है। किस मी, क्लोज योर आइज एंड मिस मी, आहान वहाँ से जाते हुए कहा तो यतीश भी मुस्कुरा देता है। यतीश राहा को एक नज़र देखकर वहाँ से चला जाता है। इधर राहा कुकी से नज़रें बचाते हुए फर्श पर रखे पॉपकॉर्न उठाने लगती है। कुकी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा, सो कैसा लगा? क्या कैसा लगा? राहा अनजान बनते हुए बोली। कुकी राहा के कंधे पर अपना कंधा मारकर कहा, यतीश सर को गले लगाकर कैसा लगा? आपने सब देख लिया? कुकी दी राहा झेपते हुए बोली तो कुकी अपने होठों को गोल करके कहा, नहीं नहीं, सब कुछ नहीं देखा, कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक सीन जो चल रहा था ना, तो ज़्यादा नहीं देखा हमने। राहा अपने दोनों हाथ से पॉपकॉर्न बकेट उठाकर वहाँ से दौड़कर जाते हुए बोली, पाप चढ़ेगा आप पर, ऐसे किसी को चोरी छुपे नहीं देखते कुकी दी, इट्स बैड मैनर। अरे सुन तो सही छोटी, कुकी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली तो राहा बिना पीछे मुड़े ही कहा, हमें नहीं सुनना आपकी कोई बात। आदि बेड पर पीठ के बल लेटा हुआ था
और अपना सर हेड-ड्रेस पर टिकाकर आंखें बंद करके रखा था। स्वामिनी जी उसके बगल में बैठकर उसके जख्म की पट्टी बदल रही थी। किसी को आज हमारी इतनी परवाह क्यों हो रही है? आदि ने टॉन्ट मारते हुए कहा। लेकिन स्वामिनी जी कुछ नहीं कहती, वो खामोश ही रहती हैं। स्वामिनी जी आदि के जख्म पर दवाई लगाती है तो आदि दर्द से कराहने लगता है। ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? क्या ज़रूरत थी दोनों भाइयों की लड़ाई के बीच में कूदने की? स्वामिनी जी नम आंखों से जख्म पर फूंक मारते हुए बोली, मिसेज रायज़ादा, मैं आपके दोनों बेटों के बीच कभी नहीं कूदता। वो दोनों मुझे हमेशा अपने बीच घसीट लेते हैं। आदि फिर तंज कसते हुए कहा, वैसे आपको मेरी इतनी परवाह क्यों हो रही है? आदि ने सवाल किया। स्वामिनी जी जख्म पर पट्टी बांधने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स को बगल वाले ड्रॉर में रखती है और बिना किसी भाव के साथ बोली, आप आराम कीजिए, रात बहुत हो चुकी है और आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। स्वामिनी जी वहाँ से जाने ही वाली थी कि आदि पीछे से धीमी आवाज़ में कहा, थैंक यू मिसेज रायज़ादा। इस पर स्वामिनी जी कुछ नहीं कहती। जब आपको मेरी इतनी परवाह है तो जताती क्यों नहीं? आदि ने कहा, हमें आपकी कोई परवाह नहीं है। स्वामिनी जी फीकी मुस्कान लिए बोली। आदि थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और कहा, फिर आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि डैड मुझे अमेरिका भेजना चाहते हैं। कुछ दिन बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, फिर आपको मेरी ये मनहूस शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। वैसे भी मेरे यहाँ रहने से आपको दिक्कत तो बहुत होती है। अब खुश रहना, आराम से रहना, सुकून से जीना। मिसेज रायज़ादा, गुड नाइट। स्वामिनी जी की आंखें भर आती है। वो पीछे मुड़कर तंज भरी मुस्कान लिए बोली, आप मेरी दुखती नस हैं आदि। जब जब मैं आपकी ये शक्ल देखती हूँ ना तो मुझे मेरा दर्दनाक अतीत याद आ जाता है। आप मेरी ज़िंदगी में आने से पहले सब कुछ सही सलामत चल रहा था, लेकिन आपके आने के बाद मेरी ज़िंदगी ने मुझे इस तरह से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया कि मैं उड़ना भूल गई। मेरी दर्दनाक ज़िंदगी की वजह सिर्फ आप हैं। आपके भाइयों ने आपको अपना लिया होगा, लेकिन मैं कभी आपको दिल से नहीं अपनाऊंगी। मेरी ज़िंदगी तबाह होने की वजह सिर्फ आप हैं आदि। इसलिए अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। स्वामिनी जी अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली जाती है। आदि की आंखों के कोने भी बह जाते हैं। वो एकटक सीलिंग की तरफ घूरते हुए कहा, आई हेट यू मॉम, आई हेट यू। नफ़रत करता हूँ मैं आपसे। आपने एक शादीशुदा औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यतीश भाई के सर से बाप का साया उठा दिया आपने। आपकी वजह से भाई की बचपन छीनी गई। सिर्फ आपकी वजह से एक माँ बाप अपने बेटे से दूर हो गए। मुझे खुद से नफ़रत है कि मैं आपका बेटा हूँ। आई जस्ट हेट माई सेल्फ एंड हेट यू ऑल्सो मॉम। थोड़ी देर बाद इधर यतीश के कमरे में यतीश पसर कर सोफे पर बैठा था और अपनी गोद में लैपटॉप लिए गुस्से से कीबोर्ड पर ऐसे उंगलियां चला रहा था जैसे कोई मशीन हो। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तभी राहा पलके झुकाकर उसके सामने आती है और धीमी आवाज़ में बोली, सुनिए। यतीश लैपटॉप से नज़र हटाकर एक नज़र राहा को देखता है। गुस्सा हो? राहा ने कहा। यतीश बिना किसी भाव के साथ कहा, नो। राहा उसके बगल में बैठते हुए बोली, अचानक से आपको ये हो क्या गया है? यतीश गुस्से से कहा, कुछ नहीं, तुम चुपचाप जाकर सो जाओ। राहा अपने हाथों से यतीश का चेहरा थामकर अपनी तरफ करके बेहद प्यार से बोली, क्या हुआ आयु, आप हमसे नाराज़ है? यतीश चिढ़ते हुए कहा, क्या यार, मतलब हद होती है। मैं तुम्हारे साथ अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए टेरेस पर इतना सब कुछ अरेंजमेंट किया और वो चारों उधर भी टपट पड़े। राहा को यतीश की बातों पर हंसी आ रही थी। राहा यतीश के गोद से लैपटॉप लेकर सामने टेबल पर रखती है और अपना छोटा सा सर उसकी गोद में रखती है, जिससे यतीश हैरानी से कहा, ये क्या कर रही हो तुम? मैं काम कर रहा हूँ ना। राहा उसके होठों पर हाथ रखकर धीमे स्वर में बोली, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आज कहने दीजिए ना। आज आपके बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे बीच में खामोश हो जाता है यतीश।
राहा यतीश के कमर पर अपने दोनों हाथ लपेट कर कहा, जब हमने पहली बार आपको हमारे चाचा के घर देखा था तो हमें आपसे बहुत डर लगा था। उस वक्त हम आपको जानते नहीं थे। हमने सुना था नीली आंखें बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन जब पहली बार हमने आपकी नीली आंखें देखी तो शौक यकीन में बदल गया। आज से पहले हमने इतनी गहरी नीली आंखें किसी की नहीं देखी थी। इस पर यतीश मुस्कुरा देता है। राहा ने कहा, लेकिन आपको देखकर हमें एक उम्मीद की रोशनी दिखी। हमें जब पता चला आप हमसे शादी करना चाहते हैं तो हम हैरान रह गए, लेकिन हम कैसे भी करके उस घर से, उन लोगों से छुटकारा पाना चाहते थे। दूसरे दिन आप आए हमारा हाथ मांगने ही नहीं, बल्कि आपने उस ईवान को भी मारकर हमारी मर्जी पूछे बगैर हमसे शादी कर ली। फिर हम आपके साथ आपके घर चले आए, जहाँ सब हमें पहचानते थे, लेकिन हम किसी को नहीं पहचानते थे। हम नहीं जानते यतीश आपका और हमारा बचपन से क्या कनेक्शन है, आप हमें कैसे जानते हैं, पर यहाँ हमें वो प्यार मिला जिसके लिए हम बचपन से तड़पते रहे। स्वामिनी आंटी, दादी, दादू, तीहू आदि भाई, अहान भाई, इन सब से हम एक पल में ही घुल मिल गए। लेकिन आपके करीब आने से हमें डर लगता था, आपकी छुअन से हमें घिन नहीं आती थी। आपको याद है हम आपके लिए खाना लेकर आपके ऑफिस गए थे और आप शबनम को किस कर रहे थे। उस वक्त हम पूरी तरह से टूट गए थे। आप हमसे कहीं दूर चले जाना चाहते थे। फिर हमारे ऊपर प्रेगनेंसी का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और आप हमें 1 महीने तक हमारे चाचा के घर छोड़ आए थे। उसके बाद आपने उस शख्स को सजा दिया जो हम पर इतने वाहियात इल्ज़ाम लगाया। फिर चिराग का वापस हमारी ज़िंदगी में आना, हम इतना डर गए थे यतीश की, हमें लगा था कि आप हमें छोड़ देंगे। इसीलिए हमने हमारे 18th बर्थडे पर बिना कुछ सोचे समझे हमने खुद को आपको सौंप दिया। राहा इतना कहकर खामोश हो जाती है। राहा मुस्कुरा कर बोली, लेकिन इन सब के बीच हमें कब आपकी आदत लग गई पता ही नहीं चला। हमें आपकी बाहों में सुकून मिलता है यतीश, हम आपकी बाहों में सुरक्षित महसूस करते हैं। आपकी छुअन से कभी हवस की बू नहीं आई। हमें अच्छा लगता है जब आप हमारे सामने बच्चे बन जाते हैं, हमारे सामने जिद करते हैं, गुस्सा करते हैं। आपकी शरारतें, आपका बचपना सिर्फ हमने देखा है। आपको खो देने के ख्याल से हमारी रूह तक कांप उठती है। हम जानते हैं यतीश, आप हमें कभी ये कन्फेस नहीं करेंगे कि आप हमसे प्यार करते हैं, लेकिन हम आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं यतीश। हमें आपके गुस्से से, जिद से, आपकी शरारत, आपका बचपना, आपके रूठने का, आपके मनाने का, आपकी हर अदा से हमें मोहब्बत है। राहा यतीश की गर्दन पर अपना हाथ लपेट कर कहा, वो प्यार जिसकी कोई पनाह नहीं होती। आपके लिए हमारा प्यार बेपनाह, बेहद, बेगरज, बेलौश है, जो कभी कम नहीं हो सकता, बल्कि पल पल वो बढ़ता ही जा रहा है। हम आपको ये सब कभी कहना नहीं चाहते थे, पर आपकी बातों ने हमें मजबूर कर दिया है यतीश। आप मेरी ज़िंदगी बन चुके हो यतीश। उस ज़िंदगी जीने की वजह भी, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो दीवानगी और वो चाहत भी। आई लव यू यतीश, आई रियली रियली लव यू। हम नहीं जी पाएंगे आपके बिना। नहीं जानते क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और कितना हुआ, लेकिन हाँ इतना जानते हैं कि मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है आपसे। राहा कसकर यतीश के गले लग जाती है और यतीश तो बुद्ध बनकर बैठा था। उसका दिल तो अब जोरों से धड़क रहा था। तभी कमरे के बाहर से जोर से हुटिंग की आवाज़ आती है और उसके साथ क्लैपिंग की आवाज़ भी। यतीश हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा तो बाहर स्वामिनी जी, दादी, दादू, राहा, तीहू आदि, कुकी, आहान सब खड़े थे। यतीश की आंखें छोटी हो जाती है। आदि कमरे में के अंदर आकर राहा और यतीश के ऊपर पॉपकॉर्न गिराते हुए कहा, फाइनली भाभी को भाई से प्यार हो ही गया। और उधर ही झूमने लगता है। राहा यतीश से अलग होकर उसके बगल में सर झुकाकर बैठ जाती है। यतीश सबको घूरते हुए कहा, ओह तो ये सब तुम्हारा प्लान था। कुकी मुस्कुरा कर बोली, यतीश सर, प्लान तो हम सबका ही था, लेकिन छोटी की फीलिंग सच्ची है। वो आपसे प्यार बहुत करती हैं, लेकिन बताने से डर रही थी, इसलिए हम सबने मिलकर ये प्लान बनाया। तभी स्वामिनी जी प्यार से राहा के गाल को छूकर कहा,
मेरे बच्चे को मैं आपके हाथ में सौंप रही हूँ। राहा, मेरे जाने के बाद ख्याल रखना उसका। राहा सर झुकाकर हाँ में गर्दन हिला देती है। तभी दादी मुस्कुरा कर राहा और यतीश की बधाई लेते हुए बोली, कितने प्यारे लगते हो आप दोनों एक साथ। ऐसे ही हमेशा एक दूसरे के साथ रहना और उसका साथ निभाना। सबके चेहरे पर आज एक अलग सा सुकून था। सबके ज़्यादा तो खुश स्वामिनी जी थी। तभी प्रेम ने कहा, मैंने कहा था ना आंटी, राहा बच्ची है लेकिन वो बहुत समझदार है। वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। आपका बेटा आपकी बीवी के हाथ में महफूज है। प्रेम की बातों से सब मुस्कुरा देते हैं और यतीश उसे घूर कर देखता है। स्वामिनी जी दादी के साथ वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर रह जाते हैं कुकी, तीहू, आहान, प्रेम और आदि। यतीश उन सबको घूरते हुए कहा, क्या प्लान व्लान कामयाब हो गया ना। अब पलटी मारो सब यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। तीहू चिढ़ते हुए कहा, ओ रियली ब्रो, भाभी ने इतने रोमांटिक तरीके से प्रपोज किया और आपको नींद आ रही है। इट्स रियली नॉट फेयर। पता नहीं आपने भाभी को कितना डरा धमका कर रखा है कि भाभी आपसे प्रपोज करने से भी डर रही थी। ज़्यादा मुँह नहीं चलाना चाहिए जान, यतीश ने कहा। तो तीहू पाउट बनाकर फेस बनाकर बोली, ज़्यादा अकड़ नहीं दिखानी चाहिए लाड गवर्नर। लाड गवर्नर सुनकर यतीश मुस्कुरा देता है क्योंकि राहा जब पहली बार इस घर में आई थी तो उसे लाड गवर्नर ही बुलाती थी। क्यों राहा भाभी, प्यार है ना। प्रेम भाभी शब्द को कुछ ज़्यादा ही जोर देते हुए कहा तो राहा शर्मा कर यतीश के सीने में छुप जाती है क्योंकि प्रेम हमेशा राहा को उसके नाम से ही बुलाता था। प्रेम दीवार पर लगे गिटार उठाकर यतीश के हाथ में थमाते हुए कहा, चल ब्रो, अब तू भी कुछ रोमांटिक सा कर दे। ये पूरे मर्द जात का सवाल है। यतीश गिटार को साइड में रखता है तो प्रेम वापस गिटार को उसकी गोद में रखते हुए कहा, बार बार ये मौका नहीं मिलता यार। तू भी यही है, राहा भी यही है और गिटार हाथ में, थोड़ा सा रोमांस तो बनता है यार। प्रेम अपनी आई विंग करके साइड हो जाता है। तीहू राहा के साथ बेड पर बैठते हुए चहककर बोली, आपको पता है भाभी, भाई ना गिटार मस्त प्ले करते हैं लेकिन हर किसी के लिए वो गिटार नहीं बजाते और जिसके लिए भी बजाते हैं समझ लीजिए वो शख्स खास ही होगा उनके लिए। अब हम सब बैठकर भाई का गिटार प्ले एंजॉय करते हैं। तीहू को देखकर राहा मुस्कुरा देती है। राहा एक नज़र यतीश को देखती है जो उसे देखते हुए गिटार स्टेयरिंग सेटअप कर रहा था। उन दोनों की निगाहें मिलते ही यतीश शरारत से आई ब्लिंक करता है तो राहा की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी सबके कान में एक मीठी सी धुन पड़ती है। राहा जोर से सूट की मुट्ठी अपनी मुट्ठी में भर लेती है। यतीश गिटार में म्यूज़िक चलाते हुए गाना गुनगुनाना शुरू करता है, ज़िंदगी से चुरा के ज़िंदगी में बसा के ज़िंदगानी बनाया है तुझे, रूठे रब को मना के आसमां को झुका के ज़िंदगानी बनाया है तुझे। यतीश एकटक राहा को ही देख रहा था और राहा उसकी नज़रों की तपिश को महसूस करके सिमटती जा रही थी। यतीश गिटार बजाते हुए राहा के पीछे जाकर खड़ा होता है। यतीश अपना दोनों हाथ राहा के पेट पर लपेटता है तो राहा शिहर उठती है। इस बार गिटार आहान के हाथ में था और नज़र कुकी के ऊपर। कुकी थोड़ा असहज होकर इधर उधर देख रही थी। आहान दर्द भरी मुस्कान लिए लिरिक्स गुनगुनाता है, बाहों में आए हो जाएंगे शिकवे कभी खुद फना होठों से मैं तुझको सुनूं आँखों से तू कुछ सुना, तू अक्ष है मैं आईना फिर क्या सोचना, एक दूसरे में खो के हैं एक दूसरे को पाना, किस्मतों को जगा के हर जहाँ को हारा के जिंदगानी बनाया है तुझे। कुकी और आहान एक दूसरे को शिद्दत से देख रहे थे। आहान के चेहरे पर एक दर्द उमड़ने लगा था और अनजाने में कुकी के दोनों आँखों से आंसू लुढ़क आते हैं जिसे वह जल्दी से साफ कर लेती है और आहान से नज़रें फेर लेती है। म्यूज़िक खत्म होता है, सब खामोश हो जाते हैं। आहान गिटार को काउच पर रखता है। तभी आदि सबके बीच में आकर क्लैपिंग करते हुए कहा, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, एक्सीलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस गाइस। और फिर तीहू का हाथ पकड़ कर कहा, जा लेट्स गो, मुझे नींद आ रही है और तुझे लगता है कि मैं तुझे लोरी सुनाने वाली हूँ। तीहू मुँह मुचका कर बोली। आदि अपने सर पर हाथ मारता है और
तीहू को गोद में उठाकर प्रेम की तरफ देखते हुए कहा, क्या अब आप रात भर इनके कमरे में रहने का प्लान है? नो वे, वैसे भी तुझे लगता है आज रात ये दोनों लव बर्ड सोने वाले हैं क्या? प्रेम ने मुस्कुराकर कहा और सीटी बजाते हुए वहाँ से चला जाता है। राह झेप जाती हैं। आदि कुकी की तरफ देखकर प्यार से कहा, मोहतरमा अपने कमरे में जाने का कष्ट उठाएंगे? कुकी मुस्कुराकर बोली, ऑल द बेस्ट छोटी, और वहाँ से चली जाती है। राह नासमझी में सबको देख रही थी। आदि आहान से कुछ को बोलने ही वाला था कि आहान भौहें तान कर कहा, एक शब्द और निकाला तो तेरी बत्ती सी गई। आहान ये बोलकर चला जाता है और आदि मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए कहा, कहीं का गुस्सा किसी और पे निकालो। तभी तीहू ने कहा, आदि मुझे नीचे उतारो, तेरे बाजू पे तो गोली लगी है। आदि तीहू को नीचे उतारता है और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद यतीश डोर लॉक करता है, जिसे राह की सांसें थम सी जाती है। उसका दिल धड़क उठता है। वैसे तो वो दोनों बहुत बार करीब आए थे, लेकिन आज राह का दिल बगावत करने पर उतर आया था, क्योंकि उसने खुद यतीश के सामने अपने प्यार का कन्फेस किया था। यतीश राह की तरफ मुड़ता है तो राह हड़बड़ा जाती है। यतीश अपने शर्ट के बटन्स खोलते हुए राह की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है और राह अपना चेहरा दूसरी ओर करके पीछे होने लगती है। यतीश की इंटेंस नज़र राह के होठों पर थी। वो एक कदम आगे बढ़ाता है तो राह 2 कदम पीछे हट जाती है। अंत में नतीजा ये निकला कि राह जाकर दीवार से लगी और पीछे खिसकने के लिए जगह ही नहीं बची। यतीश राह को देखते हुए अपनी शर्ट निकालकर सोफे पर फेंकता है और दीवार के दोनों तरफ अपना हाथ रखकर राह को ब्लॉक करता है। यतीश के गठीले कसे हुए बदन, जिम पर मेहनत से बनाया हुआ बाइसेप 8 पैक, जिसके पीछे हर लड़कियां दीवानी हो जाया करती थी। राह नजरें फेर कर खड़ी हो जाती है। यतीश अपना एक हाथ राह की कमर पर रखता है। राह अंदाजा लगा सकती थी कि अब उसके साथ क्या ही होने वाला है। यतीश राह के होठों के खिलाफ जाकर कहा, राह धीमी आवाज़ में बोली, एक बात बोलो, प्लीज़ बुरा मत मानना। यतीश ने कहा तो राह हाँ में गर्दन हिलाती है। राह मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। एंगेजमेंट सेरेमनी, फिर आहान का पागलपन को रेसिस्ट करना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं सो सकता हूँ? यतीश ने कहा तो राह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। राह बेड के कोने में बैठ जाती है और यतीश को अपने गोद में सोने का इशारा करती है। यतीश राह की गोद में सर रखकर लेट जाता है और राह अपने दोनों हाथों से धीरे धीरे उसका सर दबाने लगती है। यतीश अपनी आंखें बंद करके कहा, राह तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? तुमने मुझे अपने दिल की बात कही और मैं यूं ही सो रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हें एक रोमांटिक डेट पर लेकर जाऊँगा। इस पर राह मुस्कुरा देती है। यतीश राह का हाथ पकड़कर अपने सीने में रखता है और कहा, इतना चाहती हो तुम मुझे? राह यतीश के माथे पर किस करती है और धीमी आवाज़ में बोली, सो जाइए, आपके सर में दर्द हो रहा है ना? यतीश अपनी आंखें खोलकर कशिश भरी आवाज़ में कहा, काश तुम मुझे पहले मिली होती मेरी प्रिंसेस, तो मेरी किस्मत ही पलट देती। राह यतीश के आंखों पर हाथ रखती है और अपना सर बेड के हेडरेस्ट पर टिकाती है। तभी यतीश राह का हाथ झटक कर उसके गर्दन पर हाथ रखता है और उसे अपने करीब खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रखता है। राह की आंखें चौड़ी हो गई थी। वो कुछ समझती उससे पहले ही यतीश उसके लबों को गहराई से चूमने लगा। राह की आवाज़ उसके गले में ही रह गई। वो अपना चेहरा इधर उधर करने लगी तो यतीश कसकर उसके सर को पकड़ लेता है। राह अब हिल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद राह की सांसें उखड़ने लगी। वो छटपटाते हुए यतीश के सीने पर मुक्का मारने लगी, लेकिन यतीश फिर भी राह के होठों को रिहा नहीं करता, जिससे राह जोर से यतीश के होठों को अपने होठों से काट लेती है, जिससे यतीश की एक आह निकल जाती है और वो झट से राह से दूर हो जाता है। राह बेड पर अपना सिर टिकाकर हाँफने लगती है और हाँफते हुए बोली, यतीश ऐसे किस करोगे तो मेरी जान ही निकल। उसने इतना ही कहा था कि उसके होठ यतीश के होठों से मिल चुके थे। राह समझ जाती है कि यतीश अब यहाँ पर रुकने वाला नहीं, इसीलिए वो आंख बंद करके वो दोनों एक दूसरे में ही खो जाते हैं और यतीश उसे अपनी
आगोश में ले लेता है। अगली सुबह यामिनी जी यतीश के लिए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी, लेकिन उसकी नज़र टकटकी लगाकर सीढ़ियों पर थी। तभी राहा अपने दुपट्टे को संभालते हुए सीढ़ियों से होते हुए नीचे आती है, जिसे देखकर स्वामिनी जी के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। आज चमक तो राहा की आंखों में भी था। चेहरा जो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह खिला था, उसके बालों से पानी अभी भी टपक रहा था। स्वामिनी जी को देखकर राहा मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग आंटी। स्वामिनी जी भी मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग, हाउ वॉज लास्ट नाइट। स्वामिनी जी के सवाल पर राहा झेप जाती है। आंटी हम आपकी मदद कर दे, राहा ने कहा तो स्वामिनी जी बोले, इट्स ऑलमोस्ट डन राहा, आप नाश्ता कीजिए, बाकी सब कहाँ है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। दादू दादी आदि भाई तीनों अहन भाई वो सब कहाँ चले गए, राहा ने सवाल किया तो स्वामिनी जी बोले, बाकी सब अभी तक नीचे नहीं आए हैं, आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई हैं। तभी आदि डाइनिंग टेबल पर रखे एक एप्पल उठाते हुए कहा, तभी तो मैं सोचूं भाई ने आपको इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया। स्वामिनी जी ताना कसते हुए बोली, सब आपकी तरह बेशर्म नहीं है ना। आदि ने टेढ़ा मुँह करके कहा, हाँ हाँ यतीश भाई तो बहुत दूध के धुले हैं। अरे दूध के धुले नहीं, वो तो दूध में ही नहाते हैं ना भाभी। लेकिन जब मेरी शादी होगी ना, 1 महीने के अंदर ही आपको दादा दादी और दादी से परदादी न बना दिया तो मेरा नाम भी आदित्य सिंह रायजादा नहीं। तभी आदि दादी पीछे से झुंझलाते हुए बोली, बेशर्म लड़का अपनी भाभी और माँ के सामने ये कैसी बातें कर रहा है, बदतमीज। आदि अपने दांत दिखाकर हल्का मुस्कुराते हुए कहा, अरे दादी वो ज़माना अब नहीं रहा कि शादी के बाद भी पति पत्नी का चेहरा 2 दिन तक ना देखे। इस जमाने में तो पहले बच्चे होते हैं फिर शादी। प्रेम पीछे से आदि के सर पर टपली मारते हुए कहा, हाँ बच्चा तू तो बहुत आगे ही जाएगा। सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी पैलेस का मेन दरवाज़ा बजता है। स्वामिनी जी दरवाज़ा खोलने जाने ही वाली थी कि राहा उन्हें रोकते हुए बोली, आंटी जी प्रेम भाई को आप नाश्ता दीजिए, हम देखते हैं इतनी सुबह सुबह कौन आया है। ये बोलकर राहा जाती है और हॉल के दरवाजे खोलकर सामने खड़े हो जाती है। राहा दरवाज़ा खोलकर देखती है तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ जाती है। सामने साड़ी पहनी हुई एक औरत और 3 पीस ब्लैक सूट में एक आदमी थे। चाचा चाची आप यहाँ, राहा उछलते हुए बोली, चाचा जी आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं। चाचा मुस्कुराकर बोले, राहा के सर पर हौले से सहलाते हुए बोले, कैसी हो बेटी तुम तो ठीक हो ना। जी चाचा जी हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए आप यहाँ कैसे। राहा उत्सुकता से बोली, राहा सारा प्यार अपने चाचा पर ही लुटाओगी क्या, चाची की तो कोई वैल्यू ही नहीं। बगल में खड़ी औरत ने मुंह बनाकर कहा तो राहा तुरंत उसके गले लगकर बोली, अरे चाची ऐसी कोई बात नहीं, राहा तो चाची की लाडली है। चाची राहा के सर पर एक किस करती है और उसकी आंखें हल्की नम हो जाती हैं। तुमको पता है राहा तुम बिल्कुल भाभी की तरह हो, उतनी ही मासूम, उतनी खूबसूरत, उतनी चंचल और उतनी ही फुर्तीली। तुम ना बिल्कुल भाभी की कार्बन कॉपी हो, वही आंखें, नाक, कान, वही होठ, बात करने का तरीका, सब कुछ भाभी को ही तुम मैच करती हो। कहते कहते चाची की आंखों से आंसू आ गए थे। ये सुनते ही राहा के होठ कांपने लगते हैं। क्या तुम भी सोनाली, आते ही बच्चों को रुलाने का इरादा है क्या तुम्हारा। राहा हमारी भी तो बच्ची है, चाचा ने फटकारते हुए कहा तो चाची बोली, देख रही हो राहा आज भी आदतें बिल्कुल वैसी ही हैं। राहा मुस्कुराते हुए बोली, हम भी कितने पागल हैं चाचा जी, आप लोगों को बाहर ही खड़ा करके रखे हैं, आप अंदर तो आइए ना। राहा चाचा चाची को अंदर हॉल में लाती है। तभी चाचा चाची की नज़र एक साथ राहा की कलाई पर जाती है, जहाँ लाल चूड़ा, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। हर हैरानी से उन दोनों को आंखें फैल जाती है। वो दोनों दंग होकर राहा को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। चाची राहा के दोनों हाथ पकड़कर उससे पूछी, ये चूड़ा, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, राहा ये सब क्या है। राहा, विकराल भाई ने हमें बताया कि तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती हुई है, बंदूक की नोक पर हुई शादी को तुम इतना मर्यादा कैसे दे सकती हो।
जिस पर तुम्हारी मर्जी शामिल ही ना हो। तुम उस रिश्ते को दिल से निभा रही हो क्या? क्या तुमने इस रिश्ते को दिल से अपना लिया है? जवाब दो राहा। चाची की आंखों में आंसू आ गए थे। राहा नासमझी से चाची को देख रही थी। तभी चाचा जी चाची को संभालते हुए बोले, सोनाली, अपने जज्बातों पर काबू रखो। हम यहाँ इसी बारे में तो बात करने आए हैं ना, लेकिन हम यह बात राहा को नहीं बता सकते। चाची कैसे भी खुद को शांत करती है और सुबकने लगती है। तभी स्वामिनी जी एक टिश्यू से अपना हाथ साफ करते हुए हॉल में आती है और बिना सामने की तरफ देखते हुए बोली, इतने सुबह सुबह कौन आया है? राहा उत्सुकता जताते हुए बोली, हमारे नासिक से हमारे चाचा चाची आए हैं आंटी। फिर उन दोनों को स्वामिनी जी से परिचय कराते हुए राहा बोली, चाचा चाची ये उनकी माँ है और ये आंटी। मैंने आपको बताया था ना, नासिक में मेरे चाचा चाची रहते हैं। स्वामिनी जी अपना हाथ पोंछकर नज़रें उठाकर जैसे सामने देखती है, उनकी नज़र राहा के चाचा चाची पर पड़ती है तो उनकी पूरी बॉडी जैसे जम सी जाती है और एक पल में उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, पैर जैसे सुन्न हो जाते हैं। इधर चाचा का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। स्वामिनी जी को देखकर उनके चेहरे पर दुनिया भर की नफरत, गुस्सा, दर्द, करवाहट सब एक साथ पसर गया था। गुस्से से उनका चेहरा काला पड़ चुका था और हथेलियाँ की मुट्ठी भींच गए थे। आप यहाँ? स्वामिनी जी आंखें बड़ी करके बोली। डर से उनका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। आंटी, आप क्या पहले से मेरे चाचा चाची को जानते हैं? राहा कन्फ्यूजन से बोली। स्वामिनी जी अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए हकला कर बोली, न नहीं तो हम तो एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं। इधर चाचा चाची राहा के सामने खुद को नॉर्मल प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। जी नमस्ते मिसेज रायजादा, कैसे हैं आप? चाचा हाथ जोड़कर कड़वाहट से बोले। नमस्ते स्वामिनी जी, अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोली। चाचा राहा की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराए और बोले, राहा, तुम्हारी तो ज़बरदस्ती शादी हो चुकी है ना, तुम हमें अपने पति से नहीं मिलवाओगी? चाचा चाची अब बैठिए ना, हम अभी उन्हें बुला कर लाते हैं, राहा ने कहा और वहाँ से चली जाती है। राहा के जाने के बाद स्वामिनी जी दर्द भरी मुस्कान लिए बोली, चलिए आपने राहा को मेरी बहू के रूप में स्वीकार तो किया मिस्टर सक्सेना। तभी वहाँ पर दादा दादी, राहु आदि तिहु प्रेम सभी आते हैं। चाचा चाची को देखकर दादू दादी का भी हाल स्वामिनी जी की तरह ही हो चुका था। मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ, स्वामिनी जी ने डरते हुए कहा। चाचा ने कहा, जिस घर की दहलीज पर कदम न रखने की कसम खाई थी हमने, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि उस दहलीज को पार करके हमें घर के अंदर आना पड़ा और अब आपको लगता है कि हम अब इस घर का पानी तक छुएंगे? डर से स्वामिनी जी सहम जाती है। आप यहाँ क्यों आए हैं? स्वामिनी जी ने रूंधे गले से बोले। ओह मिसेज रायजादा को हमारे यहाँ आने की वजह तक नहीं पता, मतलब ये भी नहीं पता होगा कि आपके बेटे ने क्या उत्पात मचा रखा है। नहीं मिसेज रायजादा, अगर आपको ये नहीं पता होता तो आप राहा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कैसे करती? सोनाली जी ने तंज कसते हुए कहा। राहा हमारी भी बेटी है, स्वामिनी जी ने लगभग रोते हुए कहा। तभी एक साथ सबकी नज़र सीढ़ियों पर जाती है जहाँ से यतीश राहा को अपनी गोद में उठाए नीचे हॉल की तरफ आ रहा था। राहा छटपटाकर उसकी गोद से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यतीश अपनी पकड़ उसकी कमर पर कसते ही जा रहा था। यतीश प्लीज़ नीचे उतारिए ना हमें। हॉल में इस वक्त सभी मौजूद थे। हर कोई हमें इस तरह देखेगा तो क्या ही सोचेगा। राहा बेचारगी सा शक्ल बनाकर धीमी आवाज़ में बोली, राहा, अक्सर लड़कियां मेरी गोद में चढ़ने के लिए मरती रहती हैं और तुम मेरी गोद से उतरने की कोशिश करती रहती हो। कैसी बीवी हो यार तुम? यतीश राहा को घूरते हुए कहा और उसे नीचे हॉल
में आकर उतारता है। राहा भी सर झुकाकर उसके पीछे पीछे ही अब चल रही थी। यतीश स्वामिनी जी की तरफ देखकर बिना किसी भाव के कहा, गुड मॉर्निंग मॉम। तभी स्वामिनी जी उसे सामने की तरफ देखने का इशारा करती हैं। यतीश की नज़र जैसे ही सामने बैठे चाचा चाची पर जाती है, दूसरे ही पर यतीश के चेहरे का रंगत तो उड़ ही जाता है, जिसे देखकर चाचा के चेहरे पर एक हिराकत भरी मुस्कुराहट आ जाती है। चाचा टोंट भरे लहजे में बोले, ओह तो आप हैं मेरी बेटी के ज़बरदस्ती के पति। अरे दामाद जी आइए ना, अपने छोटे ससुर जी के गले नहीं मिलोगे। ज़बरदस्ती के इस बंधन में काफ़ी खुश लग रहे हैं आप। चाचा जी की बातों से राहा को एक अजीब ही वाइब आ रही थी, लेकिन वो मुस्कुरा देती है। यतीश तो सुन पड़ चुका था, उसे अपनी जगह से हिला भी नहीं जा रहा था। ये देखकर चाचा खुद आगे आकर यतीश से गले मिलते हैं और मुस्कुराकर बोले, यतीश के कान में अकेले में आपसे कुछ बातें करनी है मिस्टर रायज़ादा। उम्मीद करता हूँ इन बातों के बीच आप राहा को घसीटना नहीं चाहेंगे। यतीश बस हाँ में गर्दन हिला देता है। चाचा यतीश से अलग होकर मुस्कुराकर बोले, राहा क्या हम दामाद जी से 2 मिनट अकेले में बातें कर सकते हैं? राहा ने कहा, अरे चाचा जी ये आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको जितनी देर बात करनी है आप कर सकते हैं। चाचा ने कहा, तो फिर ठीक है, हम छत पर है, तुम एक कड़क अदरक वाली चाय बनाकर ले आना हमारे लिए। राहा हाँ में सर हिला देती है। चाचा और चाची यतीश के साथ वहाँ से चले जाते हैं। राहा स्वामिनी जी की तरफ देखती है, जो रोते हुए यतीश को जाते हुए देख रही थी। क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही है? राहा ने सवाल किया तो स्वामिनी जी झट से अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, कुछ नहीं रहा, मैं रो नहीं रही हूँ, वो तो मेरे आँखों में कुछ चला गया है, इसीलिए बस। आगे के शब्द स्वामिनी जी के गले में ही अटक गया। राहा को समझ नहीं आ रहा था कि सब इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। इधर टेरिस पर चाचा चाची के सामने यतीश सर झुकाकर खड़ा था। चाचा एक अजीब सी नज़रों से यतीश को घूर रहे थे और चाची घिन भरी नज़रों से। यतीश कुछ बोलने ही वाला था कि चाचा जी ने एक खींच कर थप्पड़ उसके गाल पर रसीद दिया। यतीश एक तरफ झुक जाता है और अपनी आंखें मींच लेता है, उसके बाद बिखर कर उसके माथे पर आ जाते हैं। वो खुद को संभाल पाता उससे पहले ही उसके गाल पर एक और तमाचा पड़ता है। कुछ तो था इन सब के बीच में, वरना यतीश जिसके सामने बड़े बड़े डीलर्स, बिजनेसमैन, फॉरेनर सबके सब सर झुकाते थे। कुकी जो तनिष्क को अपनी गोद में लिए टेरिस के कोने में खड़ी थी, वो ये सब देखकर दंग रह जाती है। अब तक स्वामिनी जी, दादी, दादू, आहान आदि प्रेमती वो सब टेरिस पर आ जाते हैं। यतीश को देखकर स्वामिनी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती हैं। चाची अपने दोनों हाथों से यतीश की कॉलर पकड़कर झंझोड़ते हुए रोते हुए बोली, शेम ऑन यू मिस्टर रायज़ादा, कितनी नीच और घटिया हरकत की है आपने मेरी मासूम सी बच्ची को। सिर्फ वो 18 साल की है और वो आपको शर्म नहीं आई? उसके साथ इतनी नीच हरकत करते हुए आपने उसे ज़बरदस्ती शादी करी, ज़बरदस्ती अपने पास रखा। पहले से आप दोनों माँ बेटे ने मिलकर उसकी ज़िंदगी को नरक बना दिया। सिर्फ 1 साल की उम्र में उसे अनाथ कर दिया और अब उसे तबाह करने पर तुले हुए हैं। यतीश के होठों के किनारे फट चुके थे, जहाँ से अब ब्लीडिंग हो रहा था। चाचा जी यतीश का गिरेबान पकड़कर बोले, आप दोनों माँ बेटे का असली चेहरा हम जानते हैं। कातिल है आप दोनों, मेरे भाई भाभी के, और गुनहगार हैं आप दोनों मेरी बेटी राहा के। आप दोनों को तो नफरत करने के लायक भी नहीं है। छी, शर्म आती है मुझे आप दोनों की शक्ल देखकर। अरे हमने आप दोनों को बस इतना ही मांगा था कि आप अपने भाई साहब और भाभी की मौत का इंसाफ मांगा था हमने, लेकिन आप लोगों ने तो पुलिस को, लॉयर को पैसे खिलाकर सबका मुंह ही बंद कर दिया। पर उनके गुनाहगारों को सज़ा तो मिलकर रहेगी, ज़रूर मिलेगी। खून का बदला खून से और मौत का बदला मौत से। 2 लाशें हमारी आंगन में सजी थी, 2 लाशें तुम्हारी आंगन में भी मिलेंगी। और मैं अपनी बेटी को
तुम कातिलों के हाथों में नहीं छोड़ सकता। चाचा जी की आंखों में अब अंगारा उतर आया था। यतीश ने कहा, राहा मेरी ज़िंदगी है, मेरी बीवी है वो। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके चलते मैं राहा को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तब से मैं उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। जब वो 3 साल की थी और आप लोग उसको मुझसे दूर कर दिया। पूरे 15 साल बाद वो मुझे मिली है और मैं आपको लगता है कि मैं उसे खुद से दूर जाने दूंगा। मेरी बात छोड़िए, जाकर अपनी बेटी से ही पूछ लिए। अब आपकी बेटी खुद मुझसे दूर नहीं जा पाएगी क्योंकि वो पागलों की तरह वो मुझे चाहने लगी है। चाचा जी गुस्से से यतीश का कॉलर पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोले, हर वो आदत, हर वो मोहब्बत, हर वो प्यार, हर वो चाहत तब तक दम तोड़ देगा जब राहा को ये पता चलेगा कि उसके अनाथ होने के पीछे तुम दोनों के कारनामे हैं। आप उसके माता पिता के कातिल हैं मिस्टर रायजादा। ये सुनकर तो यतीश के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। यतीश गुस्से से चाचा का हाथ झटक कर अपने कॉलर से छुड़ाकर चिल्लाते हुए कहा, आप करेंगे मुझे मेरी राह से दूर। यतीश गुमराह मुसाफिर है और राह उसकी मंजिल। मैं वो हर सांस बंद कर दूंगा जो मुझे मेरी राह से दूर करने की कोशिश करेगा। राह को हम आपके पास कभी रहने नहीं देंगे। चाचा जी ने बस इतना ही कहा था कि यतीश एक गुस्सा चाचा के मुंह पे जड़ देता है, जिसे चाचा जाकर धड़ाम से फर्श पर गिरते हैं। यतीश इस वक्त अपने आपे से बाहर आ चुका था। उसकी नीली आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।